Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and you're watching these videos on P.S. Verma and V.K. Agrawal Biology Class 9th book, published by S. Chand Publishing. So in part 1 of the video related to chapter number 5, Natural Resources, we have talked about general introduction of natural resources and we started with one component that is called atmosphere. सो इसमें हमने बात की थी पार्ट 1 में कि किस तरह से एयर या एटमॉस्फेयर किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और एयर का जो मूवमेंट होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है. सो वी आर कंटिन्यूइंग द सेम थिंग इन पार्ट 2 ऑफ द वीडियो रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मूवमेंट ऑफ एयर. एटमॉस्फेयर में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द टेम्परेचर विच वी हैव ऑलरेडी सीन कि गर्म जगह की तरफ एयर का मूवमेंट होता है, उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं. सो इट इज़ बेसिकली अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, देन डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज़. आप जानते हैं कि पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है और लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है. सो दैट कीप्स द एयर मूविंग and changing its directions from land to sea and vice versa. Then vaporization of and condensation of water vapors, this is yet another factor. और साथ ही साथ अर्थ जो है अपनी एक्सेस पर बहुत तेज रोटेट भी कर रही है, so that also plays a role in movement of air. माउंटेन रेंजेस जो हैं, बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन है, वो क्या है, विंड की डायरेक्शन, विंड को रोक लेती हैं, सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर. एंड डिफरेंट टोपोग्राफी जहाँ से विंड निकल रही है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द विंड. सो दिस आर द थिंग्स विच आर अंडरस्टूड एंड विच आर लर्नड टू हैव अ लुक एट द क्लाइमेट चेंज. आप जानते हैं कि रेन जो है, रेनफॉल, वो डायरेक्टली विंड से एसोसिएटेड है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मॉनसून सीजन दैट कम्स इन जुलाई समवेयर? उस टाइम पर बारिश होती है लगभग सारी जगह. ऐसा क्यों होता है कि वी स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ गॉट दैट रेनी सीजन? इफ़ यू हैपन टू गो टू यूरोप और इफ़ यू हैपन टू गो टू अमेरिका और मैनी अदर प्लेसेस, दे विल नॉट हैव दैट मच prominent rainy season because we have a very different topology. So if you look at the topology of India, you will find that in southern part of the India there is ocean from all the three sides. एंड जब गर्मी के दिन होते हैं, एक्सट्रीम समर्स होती हैं, तो लैंड मास जो है इंडियन सब कंटिनेंट का वो गर्म हो जाता है और फिर ओशन से तेजी से विंड्स जो हैं वो लैंड मास की तरफ आती हैं एंड दे कंटेन लॉट ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम ओशंस. बट as soon as they reach the northern part of the country where they encounter very high mountains, in fact the highest mountain range across the world, the Great Himalayas, where they hit those ice covered peaks and they become very much cooled down and then they precipitate all the water they bring along with them. तो उस माउंटेन रेंज की वजह से जितनी भी विंड्स हैं जब ओशन की तरफ से आती हैं, वो सब वहाँ वाटर कंडेंस करके हैवी रेनफॉल करती हैं, दैट रिजल्ट्स इन द मॉनसून सीजन. बट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग विंटर? मॉनसून सीजन खत्म कैसे होता है? बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर्स एज इंटायर सब कंटिनेंट कीप्स ऑन कूलिंग, धीरे धीरे वो लैंड मास जो है ठंडा होने लगता है एंड कंपेयर टू दैट ओशंस आर स्टिल वार्मर. सो the flow of wind from ocean to land stops and then wind start moving from landmass to oceans and that takes back the entire wind to that area. So no more moisture, no more vapors are coming and therefore we don't have rainfall. So rainfall is controlled by the movement of wind that has been explained here. वही चीज़ यहाँ पर explain की गई है. And then you can also find, फिर आप यहाँ देख सकते हैं, एक activity है जिसमें आप कंडेंसेशन देख सकते हैं. तो कंडेंसेशन आपने कई बार देखा होगा, प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ करके भी देख सकते हैं, या घर में मान लो कि पानी गर्म हो रहा है, उसके ऊपर एक ठंडा लिड रख दीजिए किसी चीज़ का, आप देखेंगे कि उसमें कंडेंसेशन हो जाएगा. तो बिल्कुल वैसे ही वेपर्स जो हैं, क्लाउड्स के अंदर जो वाटर होता है वो ठंडा होने पर वेपर कंडेंस होते हैं और वो पानी की बूंदें बनकर रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं. Now, if you go to the next page, then you will find a lot of interesting scenario or a lot of interesting thing which as a student you should know about natural resources. We humans have destroyed a lot of natural resources for our benefit.
हम अपने बेनिफिट के लिए उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और ग्रेजुअली हम डिटेरियोरेट भी कर रहे होते हैं. So when we are studying these things, we should also be aware about how to prevent that destruction and what are the ill effects of that destruction on the humans itself. So one of them, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे, तो एटमॉस्फेयर को किस तरह से नुकसान पहुंचता है, that is called as air pollution. And many of you would have encountered that, especially if you are in metropolitan cities, you would have witnessed air pollution very significantly. So what is air pollution? It is basically change in the quality of air or presence of unwanted material in the air, which is changing the constitution of air from the natural to unwanted proportions. So कोई भी जो pollutant है वो या तो natural भी हो सकता है कभी कभी या होममेड भी हो सकता है. कई बार ऐसा भी होता है कि जो डस्ट है विंड की वजह से, जैसे रेत के तूफान आते हैं, तो वो मैनमेड नहीं है, दैट इज नेचुरल and that will go off by itself. But there are lot of pollutants which are man-made. जैसे कि हम fossil fuels जलाते हैं, आग जला रहे हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों के जो vehicles हैं उनसे धुआं निकल रहा है fossil fuel जलने से. So that contributes a great proportion to changing gaseous composition of air and that causes air pollution. अपार्ट फ्रॉम गैसेस के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसेस के अलावा एयर में बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर भी होता है जिसको हम SPM कहते हैं. तो कभी कभी आपने देखा होगा जब एयर क्वालिटी की बात होती है, एयर क्वालिटी कभी न्यूज़ में आपने देखा होगा या न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, वेदर रिपोर्ट्स में, तो वहाँ पर इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की बात की जाती है कि अभी एट प्रेजेंट एयर में कितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, एंड दैट डिफाइंस पर्टिकुलरली द क्वालिटी ऑफ एयर. वही एयर क्वालिटी को डिफाइन करता है. सो इफ वी जस्ट लुक एट हाउ different types of pollutants are present and what different kind of things can cause air pollution. So this diagram will help you to understand that more clearly. There are many type of different sources of air pollution like pesticides, radioactive elements, industries, heavy metals, pollution coming from the vehicles, smoke coming from chimneys of houses or chimneys of industries, ionizing radiations. ये सारी चीज़ें air को pollute करती हैं and they are therefore called as air pollutants. Now why should we bothered about this? हमें इस चीज़ को लेकर क्यों worried होना चाहिए, क्यों परेशान होना चाहिए? Because air pollution has got an impact on human life as well. ह्यूमन्स पर भी इम्पैक्ट होता है. अगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है एयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट कैन लीड टू एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एलर्जिक डिजीज. Some of you might have experienced or you may experience if you go to highly polluted areas. अगर आप हाईली पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कभी जाएं और आप अदरवाइज किसी फ्रेश एरिया में, फ्रेश एयर के एरिया में रहते हैं, you will experience a discomfort in breathing. And if that persists for a longer time, that can make you ill for long time. Chronic illness हो सकती है. Organs like lung, liver, kidneys, spleen, nervous system, ये सारे affected हो सकते हैं because of the pollution. So pollution is devastating, not only for humans but also for other life forms. ये बाकी life forms के लिए भी harmful होता है. अगर हम इसके humans के अलावा बाकी effects की बात करें, humans के अलावा भी इसके harmful effects हैं pollution के, जैसे कि पेड़ पौधों पर भी इसका फ़र्क पड़ता है, बिल्डिंग्स पर भी इसका फ़र्क पड़ता है. इनफैक्ट आपने सुना होगा कि आगरा में बना हुआ जो ताजमहल है, जो मार्बल का बना हुआ है, दैट वाज रिसेंटली known and came in news because of the damage by something called as acid rain. A lot of industries surrounding आगरा के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक लेदर इंडस्ट्रीज़, मथुरा में रिफाइनरी है और भी एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं. तो वहाँ से कुछ गैसेस एमिट होती हैं एनवायरनमेंट में, स्पेशली लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और वो जब विंड की मदद से आगरा तक पहुँचती हैं तो वहाँ पर बारिश के साथ वो जो गैसेस हैं दे कन्वर्ट इनटू एसिड्स. सल्फर डाइऑक्साइड कैन टर्न इनटू सल्फ्यूरिक एसिड. और जब वो एसिड उस बिल्डिंग पर गिरता है, मार्बल पर जब गिरेगा, तो मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट chemically, and that reacts with acid and get damaged. So acid rain can cause damage to historical monuments and to buildings. इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. That is yet another
drawback or yet another limitation of air pollution. Another important component of air or atmosphere is ozone. एयर का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ओजोन. ओजोन एक इनविजिबल लेयर है एक ऑक्सीजन के ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की. आप सब लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में है, लेकिन ऑक्सीजन एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि O3 भी बना सकती है, जिसे हम ओजोन कहते हैं. और ये ओजोन हमारे अर्थ के बाहर वाले पार्ट में, एटमॉस्फेयर के आउटर पार्ट में आयनाइजिंग रेडिएशंस की मदद से बनी हुई एक लेयर है विच सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करके रखती है. एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव केसिंग. अर्थ के चारों तरफ ये एक प्रोटेक्टिव केसिंग या प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हमको सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है. So you can see this ozone in the picture on the screen behind me. आप देख सकते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक थिक लेयर है, एक कवरिंग है ओजोन की. So what this ozone does, ये ओजोन क्या करती है, ये हमें एक प्रोटेक्शन देती है. अगर आप अर्थ के बाहर कहीं पर हैं, जैसे किसी स्पेस में है कहीं पर जहाँ उस ओजोन की लेयर के बियॉन्ड चले गए, तो द सनलाइट इज टू ब्राइट and it has too much of UV content that it can damage your skin permanently. It can cause aging, it can cause cancers, it can burn your skin permanently. But while we are on earth, we are actually protected because we have a shield around the earth that is made up of ozone layer. So यही main फायदा है ओजोन का, यही main benefit है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओजोन जो है that is under the attack or damage बाई मैन मेड केमिकल्स. बहुत सारे केमिकल्स जो एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं, स्पेशली हम उनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं. सो एज सुन एज दे आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम हाउस होल्ड और फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट, they are gradually accumulating onto poles, and it was found that ozone is getting damaged, ozone layer is getting damaged around the poles. So somewhere in 1985, a researcher called Farman, he found that ozone layer had thinned over Antarctica. अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन की लेयर है वो काफ़ी थिन हो गई है, उसकी थिकनेस कम हो गई है. एंड इट वाज कॉल्ड, उसको एक नाम दिया गया था, दैट वाज कॉल्ड एज ओजोन होल. A similar but smaller hole was also found over Arctic region. ऑगस्टीन ने 1987 में आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ भी इन्होंने एक ऐसा होल देखा था. सो दिस ओजोन होल बिकेम वेरी popular in the news, and this was a concern for the researchers because if we damage the ozone layer, we will be under the risk of UV radiations. So it was quickly evaluated and it was seen that there are several chemicals जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं. They are called as ozone depleting substances, and they particularly include these compounds like chlorofluorocarbons, halogens, methyl bromide, nitrogen oxide, chlorine. ये सारी चीज़ें chlorofluorocarbons मोस्टली ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं और एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं. तो ये लगातार रिलीज होते रहते हैं, and they are considered to be the cause of ozone hole. And it was monitored over the period of time, as you can see in this picture. From 1980 to 1990, this ozone hole has significantly doubled in size. ये बड़ा भी हो गया था, and that was observed. So all these agents which cause damage to the ozone have now been banned for the use. इनका धीरे धीरे या तो यूज बंद कर दिया गया है या फिर यूज कम किया जा रहा है. That is the effect. That is the government effects efforts which we are taking to prevent them. अगर ओजोन डिप्लीट हो जाती है तो हमें क्या नुकसान होगा, वही सारी बातें जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था. इट विल लीड टू स्किन कैंसर, आइज को डैमेज कर सकता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है, डेवलपिंग एम्ब्रियोज में यानी कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसमें अफेक्ट कर सकता है, क्रॉप्स की यील्ड पर नुकसान पड़ सकता है. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. टॉक्सिन्स कैन बी जनरेटेड इन द एयर और एनवायरनमेंट. सो प्रोटेक्टिंग our atmosphere or protecting ozone layer particularly is a prime responsibility, and that is the purpose while we are reading this chapter here. इस चैप्टर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझ सकें और स्पेशली एटमॉस्फेयर के बारे में जान सकें, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या डैमेज हो रहा है उसको समझ सकें, so that we can develop and we can take some steps to prevent that. Then finally, one of the very interesting and recent context about air pollution
इज येट अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड स्मॉग। स्मॉग जो है वो एक केमिकल रिएक्शन से बना हुआ स्मोक है, आप कह सकते हैं। तो जनरली बहुत सारी सिटीज़ में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो पॉल्यूटेंट है व्हीकल से निकलने वाले, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के कांटेक्ट में आके कुछ और हार्मफुल केमिकल्स बना लेते हैं। यू कैन सी सम ऑफ द रिएक्शंस हियर, like nitrogen dioxide produced by vehicles. Under UV it can form NO and O. This atomic oxygen can form ozone and then they can form NO2 and O2. तो ये सारी चीज़ें रेडिकल्स बनाती हैं and particularly they make a compound called peroxyacetyl nitrate or PAN. This PAN is a major constituent which gets settled in the air and can stay for a longer time, reducing the visibility. And that is called as smog. You can still see in this video behind me, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो वर्ल्ड की मेजर सिटीज़ हैं, स्पेशली सिटीज़ इन चाइना लाइक बीजिंग और इवन दिल्ली इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड दीज photochemical smogs. These smogs can be very, very devastating to human health and they can stay for a long period. So this is an extreme situation in urban areas or in metropolitan cities caused by normal air pollution. ये air pollution का एक extreme form है photochemical smog जो आपको कई जगह देखने को मिलता है. So I think we will end here. हम यहाँ पर इस चैप्टर को, इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे. This was part 2 of the video. We were learning about air pollution and atmospheric composition. Natural resources चैप्टर के अंदर हम एयर की बात कर रहे थे और एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे. पार्ट 2 वीडियो में हमने ये देखा कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, एयर पोल्यूशन के क्या कारण हैं और कैसे उससे ह्यूमन की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू आर कंटिन्यूइंग योर रीडिंग ऑफ दिस बुक. आपको इस वीडियो की मदद से, इन सारे वीडियोज़ की मदद से इस बुक को समझने में मदद मिल रही होगी. सो स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप वॉचिंग एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.